Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important issues related to sociology optional dear friend. And in same series of lectures again I am here with you people to discuss our discussion on NCERT books dear friend. हमने आपके साथ स्टार्ट किया था एक सीरीज जहां पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इन सोशोलॉजी की बेसिक एनसीईआरटी बुक्स को। और देखिए जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों कि ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं स्पेशली क्लास 11th और क्लास 12th की, कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो उस सब्जेक्ट में आपकी फैमिलियरिटी को डेवलप करने के लिए, एक अच्छा फाउंडेशन प्रिपेयर करने के लिए दीज एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी गुड डियर फ्रेंड. And keeping that thing in mind that those who are preparing with sociology optional dear friend, और आप एक बिगनर हैं, आप एक फ्रेशर हैं और सोशोलॉजी सब्जेक्ट का आपको कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, इसलिए हमने ये बेसिक एनसीईआरटी की सीरीज आपके साथ स्टार्ट की, कंसिडरिंग कि आपके लिए प्रिपरेशन का एक आधार है दोस्तों, फाउंडेशन है. और ऑलरेडी हम इस बुक के दैट इज इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 3rd चैप्टर ऑफ दिस बुक डियर फ्रेंड. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी सब्जेक्ट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और देखिए इस जर्नी के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं दोस्तों, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. अब बात करते हैं आज के लेक्चर की दोस्तों, जहां पर हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3. और जो चैप्टर 3 है दोस्तों इस बुक का, दैट डील्स विद सोशल इंस्टीट्यूशन. और ये एक इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस की थी, जो बार बार मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जब आप इस ऑप्शनल के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ, तो ये इसके 3 प्रमुख आयाम हैं, 3 प्रमुख पैरामीटर्स हैं दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं. पहला, आपको एनसीईआरटी बुक्स करनी ही चाहिए दोस्तों. दूसरा एक बुक है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन सोशोलॉजी बाय हॉर्लुम्बस, ये भी इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं. और थर्ड इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है आपकी प्रिपरेशन का, कंसिडरिंग कि मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, थर्ड जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है दोस्तों दैट इज अबाउट आंसर राइटिंग. इन तीनों डायमेंशंस को हम आपके साथ इस चैनल के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आप में से जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे होंगे जरूर उन्हें फायदा हो रहा होगा. हो रहा है या नहीं हो रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ डिस्कस करिएगा दोस्तों. इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी ये बुक मैंने आपके साथ स्टार्ट की थी दोस्तों, और ऑलरेडी इस बुक के 2 चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. सोशोलॉजी एंड सोसाइटी, क्या रिलेशनशिप है, हमने आपके साथ डिस्कस किया. बेसिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूजेस इन सोशोलॉजी, दिस chapter also we have covered dear friend. Today we are going to start with this 3rd chapter, that is अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस. तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन कहाँ से आए हैं, और 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में इस चैप्टर में बात की गई, उनके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे दोस्तों. तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन टूडेज क्लास. और जैसा कि मैं आपके साथ करता आया हूँ, देखिए हर चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करते हैं. 25 to 30 मिनट्स का एक लेक्चर होता है, जिससे देखिए आपको एक इंटरेस्ट बना रहे, और इसीलिए हम इस बड़े चैप्टर को 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ. तो अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन ये जो टॉपिक है, इसे भी हम आपके साथ 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों. और ये पर हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दीज डिफरेंट काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. बेसिकली इन दिस चैप्टर दे हैव टॉक्ड अबाउट 5 फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस डियर फ्रेंड. सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे फैमिली, मैरिज और किनशिप के बारे में दोस्तों, कि फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, किनशिप क्या है, इनके फॉर्म्स क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं. इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे एज मेंशन इन दिस एनसीईआरटी बुक्स डियर फ्रेंड. देन हम आपके साथ बात करेंगे दोस्तों वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, कि वर्क क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क क्या है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी वर्क क्या है, प्रोफेशन क्या है, और वर्क ये जो प्रोसेस है दोस्तों कैसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग सोसाइटीज़ में, ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज़ थी, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज़, और आज जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, कैसे इनमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क हुआ है,
इस बात को हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, और कैसे ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये न केवल सोसाइटी में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बट समाज में हमारे जो लिंकेजेस हैं इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ, उन लिंकेजेस को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। इस बात को भी हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वर्क और इकोनॉमिक लाइफ में। देन दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर देखिए हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो सोसाइटी में किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अथॉरिटी क्या है, स्टेट क्या है, राज्य क्या है, नेशनलिज्म क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनी ऑफ यू माइट बी हैविंग सम आइडिया। देखिए ऐसा नहीं कि इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपके माइंड में कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है, बट वो जर्नल नॉलेज है दोस्तों, एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोसाइटी में पावर और अथॉरिटी में एक डिस्टिंक्शन है, क्या होती है लेजिटिमेट पावर, राज्य क्या है, राज्य कैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, इन बातों को समझेंगे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में। देन हम आपके साथ बात करेंगे दोस्तों रिलीजन के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। रिलीजन है क्या, रिलीजन कैसे आया, कैसे रिलीजन ने अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट किया, और कैसे अलग अलग टाइम पर दोस्तों हमारा जो आइडिया था सुपर नेचुरल के बारे में, रिलीजन के बारे में, ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग रहा। दो प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं एमिल डर्कीम, इनका कॉन्सेप्शन रिलीजन के बारे में क्या है, कैसे रिलीजन सोसाइटी में यूनिटी लाता है, इंटीग्रिटी लाता है, सॉलिडेरिटी लाता है। और एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं दोस्तों मैक्स वेबर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो रिलीजन है वो सोसाइटी के बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रभावित कर सकता है। ही डिड अ मेजर वर्क, नाम है उस वर्क का प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और इस वर्क के थ्रू दोस्तों वेबर ने बताने की कोशिश की है कि कई बार हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, स्पेशली जो रिलीजियस आइडियाज़ होते हैं, वो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ में जो लोग होते हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। तो क्या कोई रिलेशनशिप है रिलीजन का सोसाइटी के बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ, या रिलीजियस बिलीफ का कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ? इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द आइडियाज़ ऑफ मैक्स वेबर। और सबसे लास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन डियर फ्रेंड। ये कैसे ये जो फॉर्मल एजुकेशन है ये सोसाइटी में एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखता है। हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो सोच है, जो वैल्यूज़ हैं, कैसे हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू दिस मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन। और देखिए इन सारे इंस्टीट्यूशंस को जब हम पढ़ रहे होंगे दोस्तों, तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस को हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ, ठीक है। तो चाहे हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ रहे होंगे, चाहे फैमिली मैरिज और किनशिप को पढ़ रहे होंगे, चाहे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ को पढ़ रहे होंगे, हर बार हम यहाँ पर बात करेंगे कि देयर आर टू मेजर पर्सपेक्टिव। बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, बट यहाँ पर दो मेजर पर्सपेक्टिव के बारे में बात की गई है। एक पर्सपेक्टिव फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है और एक पर्सपेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। आप में से वो लोग जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों, उनके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि ये पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव दोस्तों एक वे ऑफ लुकिंग है, चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया है। और सोशल साइंसेस में नथिंग इज एब्सोल्युटली राइट और रॉन्ग। सोशल साइंसेस में दोस्तों किसी भी सोशल रियलिटी को देखने का आपका एक नज़रिया होता है, एक व्यू पॉइंट होता है, एक वे ऑफ लुकिंग होता है, जिसे हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन, एजुकेशन, इनको लेकर हम यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। वन इज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड अनदर इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है दोस्तों इस चैप्टर के बारे में, जिसको हम दो पार्ट में आपके साथ कवर करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज सोशल इंस्टीट्यूशंस। और देखिए नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे मैरिज हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ हो, ये हमें एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी में
इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर नथिंग बट दीज आर सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स, certain set of the rules, certain set of the regulations related to certain aspect of our social life, जिनके थ्रू इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो एजुकेशन अगर एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो एज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन डियर फ्रेंड, एजुकेशन मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ नॉर्म्स, अ सेट ऑफ रेगुलेशंस थ्रू विच इंडिविजुअल्स दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर। कोई टीचर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई स्टाफ होगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आपको ये जो एजुकेशन होगी वो इम्पार्ट की जाएगी। रिलीजन अगर एक इंस्टीट्यूशन है, तो रिलीजन इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में इट इज़ सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके थ्रू हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दोस्तों, ये गॉड के साथ या सुपर नेचुरल के साथ, ये जो सुपर नेचुरल पावर है उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। Institutionalized way of interaction between man and supernatural, that is God, that is religion dear friend। तो यहाँ पर शुरुआत में बताया गया है कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों, these are interrelated system of social rules and regulation based on which we interact, and these institutions are there in society to fulfill some important functions। ये जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों, हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था कि हमारी जो सोसाइटी है, इसके बारे में कुछ सोशोलॉजिस्ट का ही कहना है कि इट इज़ जस्ट लाइक ए ह्यूमन बॉडी, जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं, और ये जो पार्ट्स हैं इन्हीं को हम बोल रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। हर ये जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे फैमिली एंड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है, ये सब सोसाइटी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करते हैं, सर्व करते हैं, जिससे हमारी जो सोसाइटी है इसमें एक हार्मनी, एक ऑर्डर क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस आर नथिंग, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स, सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर्स, सर्टेन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, सर्टेन सेट ऑफ रेगुलेशंस थ्रू विच वी इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में इन प्रोसीजर्स के थ्रू, इन नॉर्म्स के थ्रू हम एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। जैसे मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज में क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स ऑफ सर्टेन एज ग्रुप, जनरली अबव 18 मिनिमम, इन सम अदर सोसाइटीज इट कैन बी डिफरेंट, एक दूसरे के साथ उनका जो सेक्सुअल कंडक्ट है उसे रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू, मैरिज के थ्रू। तो मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या सोशली और कल्चरली प्रिस्क्राइब एक सेक्सुअल इंटरैक्शन है बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स ऑफ अपोजिट सेक्स ट्रेडिशनली डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, या फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। फैमिली में आप सभी लोग रहते हैं। फैमिली में क्या होता है, एक तरीका है दोस्तों, मदर हैं, फादर हैं, चिल्ड्रन हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, और सब एक दूसरे के साथ एक रूल्स, एक प्रोसीजर के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जो आपसे बड़े हैं उनके प्रति आप रिस्पेक्ट रखते हैं, जो आपसे छोटे हैं उनके प्रति आप एक सेंस ऑफ अफेक्शन रखते हैं। यस और नो? आई होप दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि दीज इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली a set of procedures, these institutions are actually a set of norms, these institutions are actually a set of practices with which we interact with each other, जिसमें हम कुछ रोल्स ऑक्यूपाई करते हैं या कुछ हमारे स्टेटस होते हैं, ये बातें होती हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर की जा रही है कि देखिए ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, देखिए आप घर में भी पढ़ते हैं और आप फॉर्मल जो एजुकेशनल सेटअप है वहाँ भी पढ़ते हैं, आप घर में भी अपने रूम में पूजा कर सकते हैं, आप किसी टेंपल में जाते हैं वहाँ भी एक तरीके से पूजा करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इन नॉर्म्स की मदद से, इन रूल्स की मदद से, इन प्रोसीजर की मदद से इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसे कंस्ट्रेन करते हैं, उसे डायरेक्ट करते हैं, उसे शेप करते हैं, उसे डिज़ाइन करते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? तो दीज इंस्टीट्यूशंस दे ट्राई टू कंस्ट्रेन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। बट कभी भी ऐसा नहीं कि देखिए ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपकी क्रिएटिविटी को, आपके इनोवेशन को ये किल करते हैं, ऐसा नहीं है। लाइक फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है और फैमिली में देखिए फादर का एक रोल है, मदर का एक रोल है। बट कई बार ऐसा होता है कि देखिए एज ए मदर
एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एनी वन डियर फ्रेंड, आपके पास इनफ पोटेंशियल होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू उस रोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो नॉट जस्ट दीज इंस्टीट्यूशंस दे कंस्ट्रेन आवर बिहेवियर, बट दीज इंस्टीट्यूशंस डियर फ्रेंड, they also give us opportunity to manifest our personality in that particular institution while carrying a particular role or status. किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक पर्टिकुलर रोल या एक पर्टिकुलर स्टेटस कैरी करते हुए आप अपनी पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो ये कहना गलत होगा कि ये इंस्टीट्यूशंस केवल और केवल हमारे बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों, ये हमें अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल को मैनिफेस्ट कर सकें. तो इंस्टीट्यूशंस दे नॉट जस्ट इम्पोज सर्टेन कंस्ट्रेंट, इंस्टीट्यूशंस दे ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू अस. आई होप दिस पॉइंट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. अब देखिए, इन इंस्टीट्यूशंस को लेकर यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव की बात कही गई है. वन पर्सपेक्टिव इज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड अनदर पर्सपेक्टिव इज कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव डियर फ्रेंड. फंक्शनलिस्ट जो स्कॉलर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज इंस्टीट्यूशंस दे सर्व सम इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द सोसाइटी, एंड वाइल सर्विंग सम इंपॉर्टेंट नीड ऑफ सोसाइटी, दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस दे अराइज टू सर्व इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द सोसाइटी, एंड वाइल सर्विंग द इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द सोसाइटी दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी एंड ऑर्डर इन सोसाइटी. तो social institutions as a complex set of norms, belief and practices, they serve some important need of the society, and while serving some important need of the society, they try to maintain order, stability and harmony in society. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? All of you, I hope this thing you people are able to understand. वहीं दूसरी तरफ कुछ कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स हैं, इनका व्यू पॉइंट टोटली अपोजिट है. फंक्शनलिस्ट क्या बोल रहे हैं? फंक्शनलिस्ट स्कॉलर्स आर सेइंग कि these social institutions they serve certain important need of the society, and while serving some important need of the society, ये जो institutions हैं सोसाइटी की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. बट कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स ये बोल रहे हैं कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर एन इंस्ट्रूमेंट. इनका कहना है कि देखिए, सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप होते हैं. एक ग्रुप वो होता है जो रिच होता है, डोमिनेंट होता है, लाइक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो रिच कैपिटलिस्ट होते हैं, और एक ग्रुप वो होता है जो एक्सप्लॉइटेड होता है, जिसका डोमिनेशन हो रहता है, लाइक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स का. सोशल इंस्टीट्यूशन इनके अकॉर्डिंग दे सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शन. किसी भी सोसाइटी में, चाहे कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, चाहे एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो, कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स का कहना है कि सोसाइटी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप. एक ग्रुप वो है जो रिच है, पावरफुल है, जिसका स्टेटस और प्रेस्टीज काफ़ी हाई है. एक ग्रुप वो है जो पुअर है, वीक है, जिसका स्टेटस और पावर काफ़ी लेस है. ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये लार्जली सर्व करते हैं उस ग्रुप के इंटरेस्ट को जो चाहता है कि सोसाइटी में इस तरह का डिवीज़न बना रहे. ऑब्वियस सी बात है कि देख, जो बेहतर पोजीशन में हैं, जो रिच हैं, जो पावरफुल हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो चाहेंगे कि उनकी पोजीशन बनी रहे. और कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स ये बोल रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से काम करते हैं, एक मैकेनिज्म की तरह से काम करते हैं कि जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो अपने डोमिनेंस को बनाए रखे. सो अकॉर्डिंग टू कन्फ्लिक्ट स्कॉलर, दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस दे सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और इन इंस्टीट्यूशन की मदद से जो डोमिनेंट सेक्शन होता है वो डोमिनेट करता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर को, या आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन को मेंटेन रखता है. ऐसा कहना है कन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स का. तो इस तरह के दो अपोजिट व्यू पॉइंट हैं. फंक्शनलिस्ट इंस्टीट्यूशंस, दे आर यूटिलिटेरियन, they are good, they are integrative, they help in maintenance of order and stability in society. Conflict scholars, institutions are bad because they serve the interest of already dominant section of society. और सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेशन है, सोसाइटी में जो डोमिनेशन है कुछ लोगों का बाकी लोगों के ऊपर, उसे लेजिटिमाइज करने का काम करते हैं कौन? इंस्टीट्यूशन. इस तरह के दो अपोजिट व्यू पॉइंट इनकी बात की गई है एनसीईआरटी बुक्स में. अब एक एक इंस्टीट्यूशन को हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फैमिली के बारे में.
और देखिए फैमिली की बहुत सारी डिफिनेशंस हो सकती हैं, अलग अलग स्कॉलर्स ने फैमिली को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, बट इन एनसीईआरटी बुक्स में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया जा रहा है, फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू किन रिलेशंस। क्या बोला जा रहा है? फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिंक थ्रू किन रिलेशन। किन मीन्स रिश्तेदारी के थ्रू, आपके रिलेटिव्स डियर फ्रेंड, वेयर एडल्ट मेंबर्स, जो एडल्ट मेंबर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग एंड नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन। सो एक सिंपल डेफिनेशन दी जा रही है दैट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड थ्रू सम रिलेशंस, either ब्लड रिलेशन और मैरिज रिलेशन, लाइक भाई भाई के बीच का रिलेशन, भाई और बहन के बीच का रिलेशन, ब्लड रिलेशन डियर फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, दैट इज मैरिज रिलेशन। ठीक है, सो फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिंक्ड थ्रू किन रिलेशंस वेयर एडल्ट मेंबर दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन फैमिली, दे आर नोन एज किन कनेक्शंस। ये क्या है? किन कनेक्शंस। जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली में, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, ये जो भी रिलेशंस हैं, दीज आर किन रिलेशंस। और ये जो किन रिलेशंस हैं दोस्तों, ये स्टैब्लिश होते हैं या तो मैरिज के थ्रू या ब्लड रिलेशंस के थ्रू। लाइक ब्रदर ब्रदर का जो रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है मैरिज के थ्रू रिलेशन है। सो फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल who are linked through kin connections, and these kin connections are either through marriage or these kin connections they can be either through blood dear friends, like mother father sister son, all these relations dear friend, either they are through marriage or they are through blood dear friend. अब यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए किनशिप होता क्या है, रिश्तेदारी क्या होती है? these are those relations that are either established through blood, and those who are related to blood, they are known as your consanguine, like brother and sister, blood relation, brother and brother, consanguine dear friend. Then those who are related through marriage, they are known as affinal. जो relationship establish होती है marriage के through, that is known as affinal. simple terms हैं, बहुत सारे terms आप already जानते भी होंगे, but since इस book में बात की गई है तो मैं आपको लिए फिर से explain कर रहा हूं दोस्तों। अब यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए फैमिली में एंट्री करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है दोस्तों, दैट इज मैरिज। मैरिज इज एक्चुअली ए सोशली सैंक्शनड, सोशली लेजिटिमाइज सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन टू एडल्ट ऑफ अपोजिट सेक्स। ट्रेडिशनली आज के डेट में होमोसेक्सुअल मैरिजेस भी हो रही हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सल डेफिनेशन है मैरिज की, दैट इज सोशली एक्नॉलेज सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन टू एडल्ट ऑफ अपोजिट सेक्स जनरली। तो मैरिज क्या है कि सोशली एक्नॉलेज और अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशन है बिटवीन टू एडल्ट टू रेगुलेट देयर सेक्सुअल बिहेवियर। तो उनके सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज मैरिज डियर फ्रेंड। अब यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए फैमिली इन विच यू हैव बीन बोर्न, जो आपकी फैमिली जिसमें आपका बर्थ हुआ है, दैट फैमिली इज नोन एज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और जो फैमिली मैरिज के बाद, जैसे मैरिज होगी आपके दोस्तों, मैरिज के बाद आपके अपने बच्चे होंगे, ऑफ स्प्रिंग होंगे, दैट फैमिली दैट यू क्रिएट आफ्टर योर मैरिज, दैट इज नोन एज फैमिली ऑफ क्रिएशन। तो ट्रेडिशनली और ओरिजिनली फैमिली इज नोन एज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जिसमें आपका बर्थ हो रहा है, एंड दैट यू क्रिएट आफ्टर मैरिज, दैट इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। यहां पर देखिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है, यहां पर देखिए एक व्यू पॉइंट की बात की गई है कि देखिए जो आज की डेट में मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, उन न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है, एक रोल एलोकेशन की बात की गई है, स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स की बात की गई है विद इन न्यूक्लियर फैमिलीज, जिसमें बोला है कि जो हस्बैंड होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल रोल मीन्स इकोनॉमिक जो वेल बीइंग है, ब्रेड विनर का रोल प्ले करते हैं कौन? हस्बैंड्स। और जो वाइफ्स होती हैं वो अफेक्टिव रोल प्ले करती हैं, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड डोमेस्टिक वर्क। एंथोनी गिडेंस बोल रहे हैं कि देखिए ये इस तरह का जो स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल है, दैट इज फॉर सस्टेनेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। जो मेन है वो ब्रेड विनर का रोल प्ले करते हैं, विमेन हाउस मेकर का रोल प्ले करती हैं,
बट फेमिनिस्ट स्कॉलर इस व्यू पॉइंट को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं ये काफ़ी कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट है, इसमें विमेन का डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है, मेन के रोल को ग्लोरीफाई किया जा रहा है एज अ ब्रेड विनर, एज एन इकोनॉमिक रोल। तो इस व्यू पॉइंट को फेमिनिस्ट स्कॉलर्स क्रिटिसाइज करते हैं। बट गिडेंस ने यहाँ पर बताया गया कि मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिलीज में हस्बैंड दे टेक इंस्ट्रूमेंटल रोल और इकोनॉमिक रोल, रोल ऑफ ब्रेड विनर, वाइल वाइफ्स दे टेक द रोल ऑफ हाउस मेकर, डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर एक बात की जा रही है कि देखिए ये जो फैमिली, ये जो मैरिज और ये जो किनशिप है, ये एक तरह से कल्चरल यूनिवर्सल है हर सोसाइटीज में। इन एवरी नोन सोसाइटी यू विल फाइंड सम फॉर्म ऑफ फैमिली, सम फॉर्म ऑफ मैरिज, सम फॉर्म ऑफ किनशिप। तो इट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल सोसाइटीज। हालांकि इसका जो नेचर है, इसका जो कैरेक्टर है, ये अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग हो सकता है। कई सोसाइटीज में ज्वाइंट फैमिलीज आपको मिलेंगी, कभी न्यूक्लियर फैमिलीज मिलेंगी। जब एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज थी तो वहाँ पर फैमिली लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, तो फैमिलीज जनरली ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में आपको फैमिलीज जनरली न्यूक्लियर फैमिलीज मिलेंगी दोस्तों। तो अलग अलग सोसाइटीज़ में इनका जो नेचर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। बट यस, एक बात है कि फैमिली सर्व्स सर्टेन इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड वन सच नीड इज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। देखिए होता क्या है कि जब आगे जाकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फैमिली इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें जो इन्फेंट चाइल्ड होता है उसको सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बिहेव करना है, सबसे पहले आप इन चीज़ों को सीखते हैं कहाँ पर, फैमिली में दोस्तों। और फैमिली आपको हेल्प करता है टू एडजस्ट विथ योर सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। और उस यूटिलिटी को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। आई होप दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज में ये कहना कि विमेन इमोशनल रोल प्ले करेंगी और जो मेन है वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेंगे, ये जेंडर बायस्ड है, अनजस्ट है, जिसमें विमेन को आप डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो डोमेस्टिक वर्क प्ले करेंगे और मेन जो क्या है आउटसाइड रोल प्ले करेंगे। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर इसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन मेंबर्स इन फैमिली, फैमिली कैन बी न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होंगे, या ये एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं, इसमें एक दो और स्ट्रक्चर होंगे। दो ब्रदर्स की जो फैमिलीज हैं अगर वो एक साथ रह रहे हैं, दो स्ट्रक्चर यहाँ पर हैं, दो हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, अनमैरिड चिल्ड्रन अंडर सेम रूफ, दैट इज एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली। अब बोला जा रहा है कि देखिए जैसे जैसे सोसाइटी में क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों में जगह कम है दोस्तों, एक साथ बहुत सारे लोग नहीं रह सकते, और बिकॉज ऑफ विश विलिंगली और अनविलिंगली जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं उनका क्या हो रहा है, न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है। वेस्टर्न सोसाइटीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ और न्यूक्लियराइजेशन भी हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी ऐसा हो रहा है दोस्तों। अब रेजिडेंस के बेसिस पर यहां पर बोला जा रहा है कि मैरिज के बाद इफ गर्ल गोज टू द हस्बैंड हाउस दैट इज नोन एज मैट्रिलोकल फैमिलीज, इफ बॉय गोज टू द गर्ल्स हाउस दैट इज नोन एज मैट्रिलोकल, व्हेन बॉय गोज टू गर्ल्स हाउस मैट्रिलोकल, इफ गर्ल गोज टू बॉयज हाउस दैट इज पैट्रिलोकल। अथॉरिटी के बेसिस पर इफ अथॉरिटी लाइज विथ फीमेल मेंबर्स दैट इज नोन एज मैट्रियार्कल, अगर अथॉरिटी लाइज विद द मेल मेंबर दैट इज नोन एज पैट्रियार्कल। अगर जो नेम है आप ट्रेस कर रहे हैं मदर के साइड से, मैट्रिलिनियल, अगर नेम को आप ट्रेस कर रहे हैं फादर के साइड से दैट इज पैट्रिलिनियल। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ क्या हैं, फैमिलीज हैं, मैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल, मैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल, मैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल। ये टर्म्स आपको बस यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही फेमस स्टडी दी गई है सोशियोलॉजिस्ट A.M. शाह की। वो बता रहे हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली द ज्वाइंट फैमिली हैज स्टेडली इंक्रीज। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेंसी इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू हिम इज फ्रॉम देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में क्या हुआ है, बढ़ गया है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से क्या हो रहा है, जो एज पॉपुलेशन है उनकी संख्या भी क्या है, बढ़ गई दोस्तों। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए इन फैमिलीज में जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो एल्डरली मेंबर्स हैं, वो भी रह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि देखिए ये जो न्यूक्लियराइजेशन का फॉर्म है हर जगह पर सेम नहीं है। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से जो एल्डरली पॉपुलेशन है
वो अभी भी फैमिली में प्रेजेंट हैं, इसलिए भारत में फैमिलीज का कंप्लीट न्यूक्लियराइजेशन नहीं हुआ है। इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है A.M. शाह के बारे में। आई होप दिस पॉइंट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो फैमिली है वो बाकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी कनेक्टेड है। सोसाइटी में पॉलिटिकल कोई इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, फैमिली का फॉर्म भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो पहले फ्यूडल सोसाइटीज थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, और जब एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी दोस्तों तो ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है और फैमिली में ही आपको चीप लेबर अवेलेबल हो जाता था। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हुई, अब आपको फैमिली लेबर की जरूरत नहीं है, मशीन के थ्रू काम हो रहा है, तो ज्वाइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में ट्रांसफॉर्म हो गई। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जब जर्मनी डिवाइडेड था दोस्तों, तो ईस्ट जर्मनी था और वेस्ट जर्मनी था दोस्तों। ईस्ट जो जर्मनी था वहाँ पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी थी, जहाँ पर जो राज्य होता था वो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को चलाता था। बट जब यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का, जब एक यूनिफाइड जर्मनी हो गया, तो इनमें से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को रोक दिया गया दोस्तों। और बहुत सारे जर्मन युवकों ने डिसाइड किया कि वो मैरिज ही नहीं करेंगे, फैमिली नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जो वेलफेयर स्कीम्स थी उन्हें क्या किया गया, रोक दिया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस होते हैं, वो भी फैमिली के नेचर और स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बदलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात या एक सवाल रेस किया गया है कि क्या ये जो फैमिलीज हैं ये जेंडर्ड हैं, क्या ये जो फैमिलीज हैं ये बायस हैं जेंडर के बेसिस पर। देखिए बोला जा रहा है कि हाँ, आप देखेंगे तो फीमेल फोर्टिसाइड के इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अमंग गर्ल्स बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। जनरली जो पेरेंट्स होते हैं वो बॉय पर ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं, उसकी शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर, गर्ल्स पर कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिलीज हैं दे हैव सम जेंडर बायस डियर फ्रेंड, और फैमिलीज आर जेंडर्ड। हालांकि चीज़ें बदल रही हैं, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। कई बार आप ऐसा पाएंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ कि आज की डेट में लोगों का वो जो डिस्क्रिमिनेशन था बॉय और गर्ल के बीच में या मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के बीच में, ये कम हुआ है दोस्तों। बट ये कम उसी हद तक हुआ है कि अब जो पेरेंट्स हैं वो गर्ल चाइल्ड को भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, सेलिब्रेट अभी भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से आप सन की बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, शायद उस तरह से डॉटर की बर्थ को उतना सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ, दुखी भी नहीं होते, आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ डॉटर हुई है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अभी भी आप पाएंगे इंडिया में जो एजुकेटेड कपल्स हैं, जो डिसाइड करते हैं कि वो सिंगल चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करेंगे, एक ही बच्चा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज फैमिलीज दैट आर अडॉप्टिंग सिंगल चाइल्ड नॉर्म, एक्चुअली दे आर अडॉप्टिंग सिंगल मेल चाइल्ड नॉर्म। अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड मेल हो गया, आप बोलते हैं कि ठीक है, वी आर एजुकेटेड पर्सन, वी विल नॉट हैव फर्दर मोर चाइल्ड। बट देन इफ फर्स्ट चाइल्ड इज फीमेल चाइल्ड, देन दे मॉडिफाई देयर आर्गुमेंट कि दो बच्चे तो होने ही चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द सिंगल फैमिलीज इन इंडिया, सिंगल चाइल्ड फैमिलीज इन इंडिया, दे हैव सिंगल मेल चाइल्ड डियर फ्रेंड। सो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फैमिलीज हैं ये जेंडर्ड हैं, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फैमिलीज आर जेंडर्ड, दे हैव सम जेंडर बायस दोस्तों। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और मुझे लगता है कि ये बात आप लोग को समझ में आई होगी दोस्तों। आप में से वो लोग जो 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ, और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करना चाहते हैं, along with answer writing session, along with mentorship. So we at Analytics IS, dear friend, going to launch this new foundation batch from 15th of December. इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए हुए नंबर पर ले सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।